ये कहानी है आर्यन की। एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में बड़े सपने तो थे लेकिन जेब खाली थी। 25 साल का आर्यन डीजल मैकेनिक का डिप्लोमा हाथ में लिए दर दर भटक रहा था। जब वो महज 15 साल का था तभी एक भीषण सड़क हादसे में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद घर की पूरी कमान उसके बड़े भाई सुमित ने संभाली। सुमित ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और एक मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में दिन रात एक करके काम करने लगा ताकि आर्यन का भविष्य संवर सके। शहर में कहने को तो उनके कई रसूखदार रिश्तेदार थे, लेकिन वक्त की मार ने यह सिखा दिया था कि जब जेब खाली हो तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। आर्यन ने भाई की कुर्बानियों का मान रखा और डिप्लोमा मिलते ही शहर की एक मशहूर वर्कशॉप में मैकेनिक की नौकरी पकड़ ली। घर की माली हालत अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। बरसों बाद मां की आंखों में भविष्य को लेकर एक सुकून था, लेकिन नियति का क्रूर खेल अभी बाकी था। अचानक आई कोरोना महामारी ने दुनिया थाम दी और इसी तालाबंदी की भेंट चढ़ गई आर्यन की नौकरी। वर्कशॉप बंद हो गई और आर्यन एक बार फिर घर की चारदीवारी में कैद हो गया। सुमित की नौकरी जैसे तैसे बची तो रही, पर आधी तनख्वाह और बढ़ती महंगाई ने घर को फिर से अभावों की खाई में धकेल दिया। एक उमस भरी शाम आर्यन अपने बचपन के दोस्त वरुण के साथ गली के नुक्कड़ पर एक पुरानी चाय की टपरी पर बैठा था। चाय के धुएं के पीछे आर्यन की सूजी हुई आंखें उसकी बेबसी साफ बयां कर रही थीं। उसने वरुण का हाथ थामकर धीरे से कहा कि अगर कहीं भी कैसा भी काम मिले तो वो मना नहीं करेगा। वरुण ने कुछ देर खामोश रहकर अपनी सिगरेट का आखिरी कश लिया और बताया कि उसकी जान पहचान में एक रईस शख्स है जिसका ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का बड़ा कारोबार है। वरुण का सुझाव था कि जब तक कोई तकनीकी नौकरी नहीं मिलती तब तक आर्यन टैक्सी चलाकर घर का चूल्हा जलाए रख सकता है। डूबते को तिनके का सहारा बहुत था और आर्यन ने अगले ही दिन से सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया। अगले कुछ हफ्तों तक आर्यन की जिंदगी धूल, धुएं और इंजन की आवाज के बीच सिमट कर रह गई। ये काम उसके स्वाभिमान को अंदर ही अंदर कचोट रहा था, पर मां की दवाइयों का बिल उसे रुकने नहीं देता था। टैक्सी की बुकिंग का कोई समय नहीं था। कभी झुलसा देने वाली दोपहर में उसे शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में घंटों फंसना पड़ता, तो कभी आधी रात के सन्नाटे में उसे ऐसे सुनसान रास्तों पर जाना पड़ता जहां स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। उसकी भूख और नींद का अनुशासन पूरी तरह बिगड़ चुका था। वो अक्सर रात के 2-3 बजे तक सड़कों पर आवारा बादलों की तरह चक्कर काटता कि शायद कोई सीधी सवारी मिल जाए और उसे कंपनी के कमीशन से बचकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल सके। एक शनिवार की रात करीब 1:45 बजे का वक्त था। आर्यन एक रईस पैसेंजर को शहर के आखिरी छोर पर छोड़कर वापस लौट रहा था। हाईवे पूरी तरह वीरान था। दूर दूर तक किसी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट तक नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक हेडलाइट की सफेद रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक लंबा सा साया खड़ा दिखाई दिया। आर्यन ने जैसे ही ब्रेक लगाए, टायर जोर से चिंगाड़ उठे। उसने देखा कि एक शख्स खड़ा है जिसने इस भयंकर गर्मी और उमस में भी काले रंग का भारी ऊनी ओवरकोट पहना हुआ था और सिर पर एक पुरानी शैली की काली हैट थी। अजनबी का चेहरा हैट के साए में आधा छिपा हुआ था। उसने अपनी भारी और ठंडी आवाज में आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझे पवई के उस पुराने खंडहर नुमा बंगले तक छोड़ोगे? आर्यन बुरी तरह थक चुका था और वो इलाका भी बदनाम था। उसने गर्दन हिलाकर मना करना चाहा, पर उस अजनबी ने अपना हाथ कोट की जेब में डाला और नोटों की एक गड्डी आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम मुझे वहां पहुंचा देते हो तो मैं तुम्हें सामान्य किराए से 5 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। पैसों की उस चमक ने आर्यन के दिमाग के सारे डर को सुन्न कर दिया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उस रहस्यमयी मुसाफिर को पिछली सीट पर जगह दे दी। सफर के दौरान आर्यन ने कई बार रियर व्यू मिरर में उस आदमी को देखने की कोशिश की, पर वो शख्स बुत की तरह पत्थर बना बैठा रहा। न उसकी सांसों की आवाज आ रही थी और न ही उसने एक बार भी अपनी जगह बदली। जैसे ही गाड़ी उस पुराने बंगले के सामने रुकी, वो शख्स बिना किसी शब्द बोले नीचे उतरा। उसने नोटों की एक और गड्डी आर्यन की गोद में फेंकी और घने अंधेरे में विलीन हो गया। आर्यन अभी उन नोटों को गिनने ही वाला था कि तभी उसकी गाड़ी की पिछली सीट से एक मोबाइल की रिंगटोन गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बहुत ही महंगा काले रंग का चमकदार स्मार्टफोन पड़ा था। उसने लेकर गाड़ी से बाहर निकला और अजनबी को जोर जोर से आवाजें दी, लेकिन वहां सन्नाटा इतना गहरा था
कि उसकी खुद की आवाज गूंज कर वापस आ रही थी। वो शख्स महज कुछ सेकंड के भीतर ही गायब हो चुका था। आर्यन ने सोचा कि शायद ये फोन उस अजनबी का ही है और वो वापस जरूर आएगा। तभी फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। उस पर कोई नंबर नहीं था, बस अननोन लिखा था। आर्यन ने जैसे ही कांपते हाथों से फोन उठाया, दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज सुनाई थी। वो शख्स आर्यन का नाम लेकर बात कर रहा था। उसने कहा, हेलो आर्यन, परेशान मत हो, ये फोन अब तुम्हारा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां के ऑपरेशन के लिए तुम्हें लाखों रुपयों की जरूरत है और तुम्हारा भाई भी कर्ज के तले दबा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आर्यन का गला सूख गया। उसे समझ नहीं आया कि उस अजनबी को उसके घर की इतनी निजी बातें कैसे पता थी। उस शख्स ने शहर के बाहरी इलाके में एक भव्य और गोपनीय बंगले का पता भेजा और कहा कि अगर वो अपनी गरीबी का अंत चाहता है तो कल रात ठीक 12 बजे वहां पहुंच जाए। अगली रात जब आर्यन उस पते पर पहुंचा तो वहां का नजारा किसी फिल्म जैसा था। उस पुराने बंगले के अंदर शहर की सबसे रसूखदार हस्तियां, बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और अधिकारी मौजूद थे। वहां एक नकाबपोश शख्स ने आर्यन को एक अजीबोगरीब खेल का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। उसने बताया कि ये एक लाइट्स आउट नाम का सीक्रेट क्लब है। आर्यन को कुछ चुनौतियां यानी टास्क दिए जाएंगे और हर टास्क के बदले उसके बैंक खाते में इतनी रकम आएगी जो उसने सालों में नहीं कमाई थी। आर्यन ने अपने परिवार की बदहाली को याद किया और उस शैतानी सौदे पर दस्तखत कर दिए। आर्यन का पहला टास्क बहुत मामूली लग रहा था। उसे अपनी टैक्सी की डिक्की में पहले से रखे हुए एक सील बंद लकड़ी के बक्से को शहर के एक गुप्त पते पर पहुंचाना था। जैसे ही उसने वो पार्सल डिलीवर किया, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, आपके खाते में 70,000 रुपए जमा कर दिए गए हैं। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान है, लेकिन दूसरा टास्क उसकी रूह कंपा देने वाला था। उसे शहर के सबसे व्यस्त फ्लाईओवर पर खड़ी एक काली एसयूवी से एक चमड़े का ब्रीफकेस चुराना था। उस रात जैसे ही उसने ब्रीफकेस उठाया, पीछे से पुलिस या शायद किसी गैंग की गोलियां चलने लगी। एक गोली उसकी टैक्सी के टायर के पास से निकल गई। आर्यन को एहसास हुआ कि यह पैसा उसे अपनी जान की कीमत पर मिल रहा है। उसकी जिंदगी उस रात पूरी तरह बदल गई जब उसे तीसरा टास्क मिला। फोन पर उस अजनबी ने आदेश दिया कि उसकी टैक्सी की पिछली सीट पर एक पार्सल रखा है जिसे उसे शहर की सीमा से बाहर ले जाकर दफनाना है। आर्यन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। वहां एक चादर में लिपटी हुई एक इंसानी लाश पड़ी थी। वो चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, पर फोन पर उसे धमकी मिली कि अगर उसने ये टास्क बीच में छोड़ा तो अगला नंबर उसके भाई सुमित का होगा। आर्यन ने रोते हुए उस लाश को अपनी टैक्सी में लादा और पूरी रात जंगल की मिट्टी खोदी। उस रात जब वो घर लौटा तो उसने गुस्से और खौफ में आकर उस शैतानी फोन को समुंदर की लहरों में फेंक दिया। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने आर्यन के दिमाग की नसें हिला दी। जब वो सोकर उठा तो वही फोन उसके बिस्तर के बगल वाली मेज पर रखा हुआ था और उस पर एक नया मैसेज था, तुम हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकते आर्यन। वो जितनी बार उस फोन को तोड़ता, जलाता या फेंकता, वो फोन किसी न किसी तरह उसके पास वापस पहुंच जाता। अंत में उसे फिर से उसी बंगले के गुप्त तहखाने में बुलाया गया। वहां एक कमरे में एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके सिर पर काला कपड़ा ढका हुआ था। उस रहस्यमयी शख्स ने आर्यन के हाथ में एक भारी रिवॉल्वर थमाई और कहा, यह तुम्हारा आखिरी टास्क है। इस आदमी को मार दो और हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसे महसूस हुआ कि यह क्लब सिर्फ काम नहीं करवाता, बल्कि इंसान को हैवान बनाता है। उसने उस बेकसूर आदमी के सिर से कपड़ा हटाया तो वो दंग रह गया। वहां कोई चेहरा नहीं था, बस एक आईना लगा था जिसमें आर्यन को अपनी ही डरी हुई शक्ल नजर आ रही थी। उसे समझ आया कि आज उसे इंसानियत का कत्ल करना है। आर्यन ने उस बेकसूर को मारने के बजाय अचानक बंदूक अपनी कनपटी पर रखी और अपनी आंखें मूंद कर ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और आर्यन को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी किसी ने उसे जोर से झंझोड़ा, भाई ओ भाई, कहां खो गए? पवई चलोगे क्या? आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर ही था। वही रात थी और वही अजनबी बाहर खड़ा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ घंटों में उसने जो कुछ भी देखा
वो शायद उस अजनबी की आंखों में झांकते ही मिला एक खौफनाक पूर्वाभास था। आर्यन ने बिना एक पल गवाए टैक्सी का गियर डाला और उस अजनबी को वहीं सड़क पर छोड़कर तेजी से भाग निकला। उसने उस रात कसम खाई कि वो कभी भी किसी लालच के जाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मौत की तरफ ही जाते हैं।